जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, इसी के साथ आइए आज हम सब लोग हिंदी में यूपीपी और यूपीएसआई के लिए जो यूपीपी की वैकेंसी आई है और यूपीएसआई की भी आने वाली है जल्द ही। आप सभी के बीच में एक सप्ताह के बीच में विज्ञापन जारी होगा और देखने को मिलेगा, जिसकी परीक्षा मार्च तक हो सकती है। बल्कि आपकी परीक्षा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 18 फरवरी को प्रस्तावित है। तो आपने हिंदी में हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया उसकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले जाकर वीडियो देखिए, पढ़िए, समझ में आएगा। बहुत आसानी से बहुत अच्छा कंटेंट आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग स्किप भी नहीं कर सकते, इतना अच्छे से एक एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है हमारे चैनल पे कि आप सब लोग देखेंगे, आप सभी के सिलेक्शन होगा। तो हमको बहुत खुशी मिलेगी यह जानकर कि आपका सिलेक्शन हुआ हमारे चैनल पर पढ़कर। आप सभी के लिए ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ कि अपने साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, लाइक्स और कमेंट देखते हैं तो एक जोश मिलता है, इच्छा रहती है काम करने के लिए आप लोगों के बीच में यूट्यूब पे। तो साथियों, सपोर्ट करिए क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमको भी। तो साथियों, आइए देखते हैं आप सभी ने हमारे चैनल पर हिंदी में क्या क्या विषय देखा है, उसकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं, क्या पढ़ा है। तो साथियों, सबसे पहले आपने हमारे चैनल पे वर्ण टॉपिक पढ़ा, वर्णमाला। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं। तो आपने देखा वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा आपका अंतस व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो गया। और वर्णों के उच्चारण स्थान को भी देखा, घोष अघोष देखा और अल्पप्राण महाप्राण ये सब भी आपने पढ़ लिया है। इसके साथ ही शब्द टॉपिक में देखा, शब्द जो है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के अंतर्गत आपने देखा कि जो है इसको भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों का ही हम प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द के अंतर्गत चार भेद होते हैं सार्थक शब्द के। पहला होता है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर या हिंदी शब्दकोश के आधार पर कह सकते हैं। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर है और चौथा अर्थ के आधार पर। तो साथियों, आज हम सब लोग पहले क्या पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद में यहाँ पे ले लीजिए टॉपिक हमारा क्या है, शब्द का है। किसका है, शब्द का। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद में क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या है, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, जिसको अव्यय कहते हैं। अविकारी को अव्यय कहते हैं। अव्यय क्या है, जिसका व्यय न किया जा सके, जिसका व्यय न किया जा सके, जिसका खर्च ना हो, यानी कह सकते हैं। तो विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द के कितने भाग होते हैं, चार भाग। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। तो आपने देखा विकारी शब्द के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी के क्या है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक। ये आपने देखा विकारी शब्द अविकारी शब्द के बारे में। फिर आइए देखते हैं विकारी शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। विकारी शब्द साथियों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन क्या होता है। किसके कारण, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है वे क्या विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है विकारी शब्द है। क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द है। इनमें प्रयोग के कारण परिवर्तन आ जाता है, यानी विकारी शब्द है जिनके कारण
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन आ जाता है तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। इनके प्रयोग के कारण ही परिवर्तन आता है। जैसे संज्ञा में देखते हैं, लड़का है तो लड़के, लड़के में ही क्या लगा, वचन के कारण ही इसमें परिवर्तन आया है। ठीक, कारक के कारण लड़को हो गया, तो जैसे आपने देखा वचन कारक के कारण ही परिवर्तन आ रहा है। तो लड़का, लड़के, लड़को, लड़की हो गया। फिर सर्वनाम में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी हो गया। ये सब क्या है, लिंग वचन कारक के कारण ही परिवर्तन है। क्रिया में क्या हो गया, जाता है, जाएगा, जाएंगे, गए या जाएंगी। तो सब क्या हुआ, काल के कारण ही परिवर्तन हुआ इसमें। विशेषण क्या हुआ, काला, काले और काली। तो ये सब क्या है, इसके कारण परिवर्तन आता है का। तो आप सभी ने देखा इसमें विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के कारण परिवर्तन आता है, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो देखिए लड़का संज्ञा में लड़के, लड़कों, लड़की हो गया। सर्वनाम में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। और क्रिया में जाता है, जाएगा, जाएंगे, गए, जाएगी। ये सब हो गया। आगे देखते हैं अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी जिसके कारण विकारी शब्द में परिवर्तन के कारण प्रभाव पड़ता था उसे विकारी शब्द कहते थे, और जिसके कारण उसमें परिवर्तन के कारण प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अविकारी कहते हैं। तो जैसे लिंग, वचन, लिंग हो गया, वचन, कारक, काल के कारण उसमें परिवर्तन होता था और उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। जैसे जल्दी, धीरे, आह, हाय, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द के चार भाग होते हैं, एक क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयार्थ बोधक। ये आपने देखा। फिर आगे देखते हैं, आपने पढ़ा था कि लिंग के कारण भी परिवर्तन आता है। तो लिंग के कारण परिवर्तन आता है और वचन के कारण और काल के कारण और कारक के कारण परिवर्तन आता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, चारों के बारे में, कि लिंग की परिभाषा क्या है। जिससे व्यक्ति वस्तु की नर या मादा जात का बोध हो। क्या है, जिससे व्यक्ति की वस्तु या मादा जात का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। संस्कृत जो है लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है निशान व चिन्ह। लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसके कारण हम व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा का बोध करते हैं, चाहे व्यक्ति की हो, यानी इसकी परिभाषा में कह सकते हैं सीधे सीधे आप एक लाइन में, किसी भी व्यक्ति के नर या मादा का जात का जो बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति के नर या मादा जात का बोध कराने वाला लिंग कहलाता है। और यह लिंग क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। परीक्षा में आ सकता है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो आप आंसर करेंगे संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के। तो पहले हिंदी में देखते हैं लिंग कौन कौन से हैं। एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वह है जो मादा जात का बोध कराए, तो वह स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग जो पुरुष जात का बोध कराए यानी नर जात का, उसे पुल्लिंग कहते हैं। आइए देखते हैं संस्कृत में तीन लिंग है। कौन से तीन लिंग, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आपने देखा, आप सब लोग जानते होंगे ये सब चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, वही चीज़ है, बस आपको एक बार रिवीजन की आवश्यकता है। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आपने सोच लिया सिलेक्शन लेना तो आपके लिए आसान है, और आप अगर यही सोचते रहेंगे कि मैं कल पढ़ूंगा, तो कल कभी आता नहीं है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी दिन बाद आई है। आप लोग मेहनत कर लेंगे तो आप लोगों का चयन हो जाएगा, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी फिर काफ़ी समय बाद आने की ही उम्मीद रहेगी। आप लोग जैसा जानते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी जो है बहुत समय बाद आती है, जल्दी आती नहीं है। वैकेंसियों की अकाल है, भर्तियों की अकाल है। तो आइए देखते हैं वचन क्या है।
वचन के बारे में। वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी संख्या। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें किसी एक ही वस्तु की चर्चा की जाए या संज्ञा दी जाए। बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताया जाए तो वह बहुवचन होता है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर आगे देखते हैं कारक के बारे में। कारक क्या है? हिंदी में जो है कारक 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। जो संस्कृत में जो है संबंध कारक और संबोधन कारक को गणना नहीं किया जाता है, उसको नहीं गिनते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं संस्कृत में। और हिंदी में 8 कारक को पढ़ते हैं, संबंध कारक और संबोधन कारक को हिंदी में पढ़ा जाता है और संस्कृत में नहीं पढ़ा जाता है। फिर आइए देखते हैं काल। काल का अर्थ होता है समय। क्या है? काल का अर्थ है समय। हिंदी और संस्कृत दोनों में काल 3 होते हैं। कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आपने देखा हमारे चैनल पे वचन, कारक और काल और लिंग को भी पढ़ा, जो कि प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद के बारे में पढ़ा। तो आपने हमारे चैनल पे पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं, उसकी परिभाषा को भी, क्योंकि आपको बार रिकॉल हो जाएगा, पुराना याद भी आ जाएगा। क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो आप लोग भूल सकते हैं। तो आपने देखा था शब्द के बारे में, तो शब्द के बारे में टॉपिक को ही हम चर्चा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हमें नहीं बनाना है, समय कम है। तो शब्द के बारे में पढ़ा था। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहा जाता है। और जो कि सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो है जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, पानी, खाना। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, सामान्यतः इनको हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। क्या है वो? निरर्थक शब्द। जैसे चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी आपने पढ़ा होगा। फिर भाषा के अंतर्गत आपने देखा सार्थक शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, या कह लीजिए हिंदी शब्दकोश के आधार पर। दूसरा आपका हो जाएगा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा जो अभी आपने पढ़ा विकारी शब्द के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर। और चौथा है क्या? अर्थ के आधार पर। तो आइए देखते हैं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द और तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द। तो आपने देखा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम, तत् धन सम। तत् माने उसके, यानी संस्कृत के, सम माने समान। जो संस्कृत के समान हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या है? तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो तद्भव, तत् माने उसके, यानी संस्कृत का भवन में बिगड़ा हुआ, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप थोड़ा बहुत हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। देशज शब्द क्या है? जो हमारे देश में ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द जो हमने अरबी, चाहे फारसी, चाहे जापानी, चाहे चाइनीज भाषा का अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा विदेशज शब्द हो गए। इसके बाद आपने देखा दूसरा प्रकार रचना या बनावट के आधार पर, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द हो गया। रूढ़ शब्द में आपने देखा था जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, यानी उसको अलग कर देते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये किसी विशेष वस्तु के लिए ही प्रसिद्ध हो गए। जैसे पानी, पानी में पा पर आगमन पा ना पर बढ़ेगा नी, तो पा अलग कर देंगे, नी अलग कर देंगे तो दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा, कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा, अर्थहीन हो जाएगा। और दोनों को मिलाएंगे तो पानी यानी जल का अर्थ निकलेगा। तो खाना, काला, लाल, तो आप देखते हैं। तो आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में देखते हैं। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी जो अन्य शब्दों के मेल, यानी इसको मिलाते हैं, उनके योग से बनते हैं,
उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। बल्कि जब हम इसका अलग कर देते हैं तभी अर्थ निकलता है। इसको खंडित भी कर देने या खंड करने पर भी इसका अर्थ निकलता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को जब हम अलग करेंगे तो विद्या धन अर्थी क्या है? विद्या धन अर्थी। तो विद्या धन अर्थी मतलब विद्या माने शिक्षा को ग्रहण, अर्थी माने ग्रहण करने वाले, शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी। विद्यालय, विद्याधन आलय, यानी आलय विद्या मतलब जहाँ पे शिक्षा मिलता है, आलय उसका आवास, जहाँ शिक्षा मिलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? विद्यालय। परोपकार, परधन उपकार हो गया, दूध वाला। तो आप देख आग बबूला, घुड़साल, छल छंद, ये सब क्या हुआ? यौगिक शब्द हो गया। फिर आगे देखते हैं योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ क्या है इसको देखते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। चर्चा हो गई जो कि आपकी टॉपिक थी। फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और समूहवाचक साथ में द्रव्यवाचक संज्ञा को भी देखेंगे, उसका प्रयोग भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो साथियों अगर आप बस इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक सब लोगों को हेल्प मिल सके और हमको मोटिवेशन मिले। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।